आरडीएफ इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का मैं उमेश चंद मिश्रा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अब तक आप लोगों ने नरेशन पढ़ा। नरेशन के अंतर्गत आपने जो कुछ भी चीजें पढ़ा उसमें आपने जाना कि नरेशन में पर्सन को चेंज करना समझा, पर्सन को। इसके साथ साथ आपने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना सीखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपने कुछ विशेष प्रकार के एक वी के प्रयोग को मैंने बताया, उसको भी आप लोगों ने सीखा, समझा, जाना। आशा और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो इसके पहले वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद नरेशन में जो अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आज, जैसे कि जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन को पढ़ते समय आप कुछ प्रकार की विविधताएं पाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण जब दिया तो उदाहरण में मैंने जब बताया कि जैसे आया ही सेड टू मी, उसके बाद टीचर scolds स्टूडेंट्स। टीचर स्कोल्ड्स स्टूडेंट मतलब अध्यापक बच्चों को डांटते हैं। तो अब तक आपने जाना कि ही टोल्ड मी डबल इन्वर्टेड कामा दैट टीचर, और स्कोल्ड का हो जाएगा स्कोल्डेड स्टूडेंट्स। जब कभी भी ऑब्जेक्ट आता है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट आने पर हम जो वाक्य को परिवर्तित करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो वहां पर सेड टू को आपने देखा कि हम टोल्ड कर देते हैं, और इसी कर्ता और इसी कर्म के अनुसार हम हमेशा पर्सन को चेंज करते हैं। लेकिन अगर कभी कभी कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं आ जाती हैं कि जैसे उस अवस्था में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस दौरान जब आप नरेशन को चेंज करेंगे तो वहां पर नरेशन को चेंज करते समय अगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर पर्सन आया यू, तो यू आप जैसा कि जानते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। तो अब जब यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे और वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में कभी कभी हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों के साथ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, वो सोचने विचारने लगते हैं, वो दिक्कत का सामना करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर ऑब्जेक्ट में आपको पर्सन नहीं मिलता है, कोई पर्सन नहीं मिलता है और आपको नरेशन जो चेंज करना है उसके चेंजिंग नरेशन में आप देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको समस्या होगी। आपको वहां पर एक ऑब्जेक्ट स्वतः मानने की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल में हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि राम सेड यू स्टोल माई पेन। राम सेड यू स्टोल माई पेन। तो यहां पर हम ध्यान देंगे जो यू है यहां पर इसको परिवर्तित होना है। आप करेंगे राम, सेड का करेंगे सेड। जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तभी हम उसे टोल्ड करते हैं। अगर जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां हम सेड का सेड ही रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी टोल्ड होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे, यह बात भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यू जिसको ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होना है, अगर यहां थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन होने पर
आप यही ऑब्जेक्ट को कोष्टक में यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिए, जो मी हो जाएगा। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पर मान भी सकते हैं, जो कुछ भी मानेंगे थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी मानेंगे उसे यहाँ कोष्टक में प्रदर्शित करना होगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ इसके ऑब्जेक्ट में आप कभी थर्ड पर्सन नहीं मानेंगे, बल्कि यहाँ पर आप किसी फर्स्ट पर्सन को अगर मानते हैं तो वहां पर नरेशन करना आपका सफल होगा और वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो अब जैसे हुआ राम सेड, अब मी को हमने कोष्टक में प्रदर्शित किया, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाया, यहां पर आ गया दैट। अब यू मी आपने माना ऑब्जेक्ट मी से बदलेगा तो यहां हो जाएगा आई, और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया की दूसरी अवस्था स्टील, स्टोल, स्टोलेन। जब क्रिया की दूसरी अवस्था आई तो यहां पर अब इसको पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट हमें है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। आई हैड क्रिया की तीसरी अवस्था स्टोलेन, माई फर्स्ट पर्सन राम से बदलेगा, जो हो जाएगा हिज, और यहां हो जाएगा पेन। यह बात आप याद रखिए। एक बात में अगर यहां पर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आ जाता है, जैसे आई सेड यू मस्ट डू योर वर्क। मित्रों, एक नियम में मैंने आपको बताया था कि मस्ट, शुड, आट टू, यूज्ड टू, ये सब कुछ ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जब ये वाक्य में पाई जाती हैं तो नरेशन में परिवर्तित करते समय हम इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा। तो इसी प्रकार से आई सेड, अब यहां पर अगर सेकंड पर्सन है, यहां पर फर्स्ट पर्सन है, तो आपके लिए बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप वहां पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट वहां पर मानिए, और उसके बाद दैट का प्रयोग करते हुए यू सेकंड पर्सन अब हिम से बदलेगा तो ही मस्ट डू, योर सेकंड पर्सन ये भी हिम से ही बदलेगा, डू हिज वर्क। He, I said that he must do his work। और इसी में कुछ ऐसे भाव आते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है। वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे एक विशेष नियम में हम देखते हैं, मान लीजिए कि जिस वाक्य को हम हल करने के लिए जा रहे हैं, अगर उस वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वह दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वहां पर एक छोटी सी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे अगर हमने कहा राम सेड टू महेश, राम सेड टू महेश यू हैव बीन abusing me since 2 hours। Ram said to Mahesh, you have been abusing me since 2 hours। 2 hours यहाँ पर since नहीं बल्कि मित्रों यहाँ फार का प्रयोग होगा। तो राम said to महेश, you have been abusing me for 2 hours। अब एक विशेषता यहाँ पाएंगे कि जो राम है और महेश ये दोनों सेम है, पर्सन के अंतर्गत ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन हैं और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हैं और इनका जेंडर भी एकदम सेम है। तो ऐसी अवस्था में जब आप नरेशन को चेंज कर रहे हैं, तो अगर आया जैसे राम सेड टू का हुआ टोल्ड, अब यहां पर आ गया महेश, राम टोल्ड महेश दैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, यहां पर दैट लगाया, और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यू को जब हम बदलेंगे तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट से बदलेगा, और जो सब्जेक्ट से बदलेगा सब्जेक्ट है राम। राम का मतलब एक वचन करता, मैंने आपको पहले ही बताया, सिंगुलर नंबर, जेंडर भी मेल है, तब यहां पर इसका ही होता है। लेकिन जो महेश है,
महेश भी सिंगुलर नंबर नाउन है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, मेल जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, तो मेल का यह भी बोध कराता है। तो इसलिए इन दोनों में इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए यहां पर एक ऐसी प्रथा है कि आप अगर सेम पर्सन अगर पा जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप समानता को पा जाते हैं, तो आप यहां पर कोष्टक बनाकर जिससे आप परिवर्तित कर रहे हैं उसे आप यहीं पर रख देंगे। जैसे राम टोल्ड महेश दैट ही, मतलब राम, अब हैव बीन का हो गया हैड बीन, हैड बीन एब्यूजिंग मी फर्स्ट पर्सन राम से बदलेगा। अच्छा, यू सेकेंड पर्सन था, महेश से इसको बदलना था, यहां पर हम महेश रखेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो अब यहां पर मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन राम से बदलेगा, तो इसका मतलब कि यहां पर राम का ऑब्जेक्टिव हिम होगा, तो यहां पर यहां राम को दिखाना पड़ेगा, राम फॉर 2 आवर्स, राम फॉर 2 आवर्स। यह बातें आपको समझ लेना है, इसको जान लेना है। अक्सर विद्यार्थी यहीं पर गलतियां करते हैं और यहीं पर उनके लिए समस्याएं हो जाती हैं। अब जब हम एक थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, एक रूल को हम अगले रूल को देखेंगे। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच के मध्य पा जाते हैं। जैसे वो कर्ता और क्रिया और कर्म, जो रिपोर्टिंग स्पीच का कर्ता, क्रिया और कर्म होता है, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है श्रोता, और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, मतलब कि अगर कर्ता, अगर वक्ता किसी से किसी चीज को अगर वह कह रहा है, अगर किसी चीज को वह कह रहा है, तो वह जो सुनेगा वही सुनने वाला श्रोता होता है और वही ऑब्जेक्ट होता है। तो नरेशन में कभी कभी जैसे अगर हम कहते हैं कि माई मदर सेड रिंकू यू आर ए गुड बॉय। एक वाक्य यहां पर आया, आपने देखा यहां पर एक शब्द है, एक नाउन है जो रिपोर्टेड स्पीच में है। तो यहां पर मित्रों थोड़ी सी बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरी माता जी ने कहा कि रिंकू तुम अच्छे लड़के हो। इसका मतलब मेरी माता जी ने किससे कहा? ये जाहिर सी बात है कि उन्होंने रिंकू से कहा। इसका मतलब कि वक्ता माय मदर है और जबकि श्रोता रिंकू है। तो जब ये श्रोता है तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, श्रोता या सुनने वाला यही तो ऑब्जेक्ट होता है। और जब यह एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो यह यहां पर कभी कभी पाया जा सकता है, यहां पाया जा सकता है, या इसी शब्द को हम वाक्य के अंत में भी प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार से कुछ इस प्रकार से चीजें आ जाती हैं, या हम कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे आ गया कि रिंकू यू आर ए गुड बॉय सेड माई मदर। रिंकू यू आर ए गुड बॉय सेड माई मदर। और या इसी वाक्य, यही वाक्य दूसरे तरीके में भी आ सकता है, जैसे आ गया कि यू आर ए गुड बॉय रिंकू सेड माई मदर। या यही वाक्य आ सकता है कि यू आर ए गुड बॉय रिंकू।
माई मदर से। या मित्रों यही वाक्य आ सकता है, दूसरे भाव में आ सकता है, जैसे आ गया यू आर ए गुड बॉय सेड माई मदर टू रिंकू। या यही वाक्य आ सकता है, यू आर ए गुड बॉय माई मदर सेड टू रिंकू। तो यहां पर अब ये आपको कुछ प्रकार के कुछ इसी प्रकार से सेंटेंस आपको मिल सकते हैं, और या ये दोनों आपको पहले मिल सकते हैं, माई मदर सेड टू रिंकू यू आर ए गुड बॉय, या वॉट एवर वेयर एवर वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो कुछ भी इस प्रकार से चीजें हम कहीं भी प्राप्त करते हैं वहां पर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवर मेन इंटेंशन जस्ट टू क्लियरिफाई व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच, एंड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी मस्ट हैव to do only one thing, so that first of all we have to use their reporting speech, and just after that reported speech, and don't it matter, it doesn't matter that whatever you are getting, first of all you are even when you are going to get reported speech first of all in the sentence, and just after that reporting speech you are getting, but there is it doesn't matter anything। हम जब हल करेंगे तो हल करते समय हमें रिपोर्टिंग स्पीच को ही पहले लिखना है और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में रखना है, चाहे जिस प्रकार से सेंटेंस आपको मिल सकता है। अब जैसे इस प्रकार के वाक्य को हल करते समय हम सबसे पहले कर्ता को ही पहले रखेंगे कि माई मदर, अब सेड टू का क्या होगा, टोल्ड रिंकू, माई मदर टोल्ड रिंकू। अब डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा दैट, ये मैं किसी पर्सनल के लिए नहीं बता रहा हूं, ये जितने भी इनमें से जितने भी रूल्स आए हैं, जितने भी वाक्य हैं, इन सभी वाक्य के लिए मैं बता रहा हूं, चाहे जिस वाक्य को आप हल करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के शुरू में आता है, या रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के बाद में आता है, या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वह रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत अंदर आता है, या रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आता है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। आवर फर्स्ट intention is just to solve the sentences according to these rules whatever we have read already। तो my mother told Rinku that, अब you are a good boy, you ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मतलब श्रोता, और श्रोता के बारे में I have just told you कि रिंकू it is the audience and according to it you will be changed, और you रिंकू से बदलेगा तो रिंकू जो है, रिंकू का मतलब कि यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मेल जेंडर है, तो इसलिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे ही। अब आर का होगा वाज, ही वाज ए गुड बॉय, ही वाज ए गुड बॉय। इस प्रकार के सेंटेंस आप जो कुछ भी पाते हैं, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे उसी प्रकार से हल करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस प्रकार की कोई विशेष दिक्कत होती है तो आप इसको समझने का प्रयास करिए, बार बार देख कर प्रयास करिए, और आपकी समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। नरेशन में जब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं तो इसके अगले नियम में हम जैसा कि अब जानते हैं कि जब हम वाक्य को परिवर्तित करना समझते हैं, तब जैसे कुछ सेंटेंसेस जो पाए जाते हैं, कुछ सेंटेंस जब हम नरेशन में बदलते हैं, तो नरेशन में सेंटेंसेज को बदलते समय हम क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिन सेंटेंस से हम कभी कभी ऐसा प्राप्त करते हैं कि एक वोकेटिव केस का प्रयोग होता है।
वोकेटिव केस, इसके बारे में पहले आप जानिए। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। वोकेटिव केस का मतलब संबोधन कारक। अब संबोधन कारक में जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में हम किसी व्यक्ति को हम किसी नाम से, किसी व्यक्तिगत नाम से हम उसे संबोधित कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई वृद्ध है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, सपोज दैट हम कहीं टहल रहे हैं, जा रहे हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति ने हमको बुलाया, मेरे बच्चे इधर आओ, मेरे बच्चे इधर आओ, तो उस व्यक्ति ने मुझे एक विशेष नाम से संबोधित किया जो था मेरे बच्चे, तो वह एक संबोधन शब्द हुआ। तो जब संबोधन शब्द वाक्य में आता है तो वहां पर नरेशन में, असर्टिव सेंटेंस में नरेशन को परिवर्तित करना एक कठिन कार्य हो जाता है, जहां अक्सर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर विद्यार्थी इसमें समस्या प्राप्त करते हैं। जैसे वाक्य मैंने देखा, एन ओल्ड मैन said to me, my dear son, you have committed a great crime today. An old man said to me, my dear son, you have committed a great crime today. My dear son, you have committed a great crime today. कि मेरे बच्चे तुमने आज, या मेरे पुत्र तुमने आज एक बहुत बड़ा अपराध किया है। क्राइम का मतलब अपराध, कि तुमने आज एक बहुत बड़ा अपराध किया है। अब यहां अगर हम ध्यान देंगे तो यहां ध्यान देते समय हम पाएंगे कि उस वृद्ध व्यक्ति ने मुझे माय डियर सन के रूप में संबोधित किया है। उसने माय डियर सन के रूप में संबोधित किया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो बहुत माइनर, बहुत हल्की बात है, जहां पर हम इसे एक अच्छी तरीके से सोचने पर ही हम इसको सीख सकते हैं कि माय डियर सन, अगर यही वाक्य, फिलहाल उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, फिलहाल हम पहले इसके बारे में समझते हैं कि जैसे उसने वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि माय डियर सन, यू हैव कमिटेड ए ग्रेट क्राइम, एंड व्हाइल ट्रांसलेटिंग इट इनटू इनडायरेक्ट वी मस्ट हैव टू सी दैट first of all we have just seen that here is something strange thing we have got, that it is here a vocative case my dear son. हमने यहाँ पर पाया my dear son, इस वाक्य में पाया। अब जब हमको इसे चेंज करना है तो यहाँ पर एक विशेष अवस्था दी जाती है कि इस वाक्य की शुरुआत हम हमेशा एड्रेसिंग और फिर ऑब्जेक्ट, एड्रेसिंग मी एज माई फर्स्ट पर्सन, जो एन ओल्ड से बदलेगा। आप एक बात ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी अगर पर्सन आएंगे, अगर वो चेंज होने लायक रहेंगे तो वे हमेशा चेंज होंगे। चेंज होने लायक का मतलब कि अगर वे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होंगे तो उनको चेंज किया जाएगा और हर हाल उनको चेंज किया जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि मेरे प्रिय पुत्र, अब मेरे प्रिय पुत्र, मेरे का मतलब कौन, मेरे का मतलब बोल रहा है वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है, तो इसका मतलब ये खुद के लिए बोल रहा है कि मेरे पुत्र मतलब वृद्ध व्यक्ति के पुत्र। तो जब हम उसको, मैंने आपको पहले ही नरेशन की एक सबसे बड़ी प्रकृति को बताया था कि कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति वह बात कर रहा है और उसी बात को हमें अपनी शब्दों में व्यक्त करना है, बस यही नरेशन है। इसको आप ध्यान में रखिए।
रखिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की बात को हम खुद के बातों में व्यक्त कर रहे हैं। दैट्स ऑल, ओनली दिस वी हैव टू डू। तो अब यहाँ पर जब वृद्ध व्यक्ति कह रहा है मेरे पुत्र, तो यहाँ पर मैं तो ये कह नहीं सकता कि मेरे पुत्र, मेरे हिसाब से उसके पुत्र मतलब वृद्ध व्यक्ति के पुत्र। तब वहां पर एड्रेसिंग मी एज, इसलिए माई, ये जो वृद्ध व्यक्ति के लिए माई है, अब वह मेरे लिए वह हिज हो जाएगा। या आप इस प्रकार से पर्सन के अनुसार समझेंगे तो ओल्ड मैन का मतलब ही हो गया, और माई और ही, माई मतलब पॉसेसिव केस में है तो ही का पॉसेसिव हिज हो जाएगा। ये आप जानते ही हैं, ओल्ड मैन का मतलब एक पुरुष, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर नंबर का। अब एड्रेसिंग मी एज हिज डियर सन, एड्रेसिंग मी एज हिज डियर सन, an old man said, an old man said, and an old man said, डबल इन्वर्टेड कामा हटा दैट। अब तक की जो इतनी व्यवस्था है, यह रिपोर्टिंग स्पीच बना भी मित्रों। अब जब यह रिपोर्टिंग स्पीच बना, अब रिपोर्टिंग स्पीच का काम जाकर खत्म हुआ। अब यहां पर हम करेंगे यूज सेकेंड पर्सन, जो मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा, हैव का हैड होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है जो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, आई हैड कमिटेड, आई हैव कमिटेड ए ग्रेट क्राइम, ए ग्रेट क्राइम टुडे, मतलब दैट डे, टुडे का मतलब दैट डे। अब अगर हम नीचे वाले वाक्य की हिंदी को भी अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं, तब भी नरेशन को चेंज करना हमारे लिए बहुत आसान कार्य होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं एड्रेसिंग मी, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, तो एड्रेसिंग मी मतलब मुझे संबोधित करते हुए, एज के रूप में, हिज डियर सन अपने प्रिय पुत्र के रूप में। इसका मतलब हुआ मेरे, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, तुमने बहुत बड़ी गलती की, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब यहां पर हुआ मुझे अपने प्रिय पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए, मुझे अपने प्रिय पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए वृद्ध व्यक्ति ने, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज, मतलब उस दिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो इस प्रकार से वाक्य को आप समझेंगे। जैसे संबोधन अगर आया तो उस संबोधन को आप संबोधन के दृष्टिकोण से आप उसे चेंज करेंगे, और यही इसका पूरा क्राइटेरिया है। जो भी संबोधन शब्द आता है, उन सभी संबोधन शब्द को आप एड्रेसिंग एज, जहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहीं रखा जाएगा, फिर एज रखा जाएगा, पहले एड्रेसिंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एज, फिर जो संबोधन शब्द होगा उसे रखेंगे, हमारा काम खत्म। अब डायरेक्ट यहीं तक के मैटर को उठाकर वहां पर रखिए, एन ओल्ड मैन सेड, उसके बाद कंजक्शन शब्द दैट लगाइए, और बाकी जो कुछ भी वाक्य हो उस पूरे वाक्य को आप हल कर दीजिए। कभी कभी यहां पर भी कंफ्यूजन आ जाती है। कंफ्यूजन में हमको वाक्य को, अब ये हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है, उस वाक्य को कितनी आसान पूर्ण तरीके से हम उन वाक्यों को समझ सकते हैं। जैसे अगर यहां पर ऑब्जेक्ट न आने पर भी कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, तो जहां पर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम उस कुछ जगह पर हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से भी रख देते हैं। जैसे माय डियर डॉटर, DAUGHTER, माय डियर डॉटर said the woman, you did not attend the class
यू डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। माई डियर डॉटर सेड द वुमेन यू डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। यहाँ जो मैंने अभी ये वाक्य बताते समय एक दूसरे रूल्स के बारे में मैंने जिक्र किया था, तो मैंने वहां पर आपको रोका और पहले उसको समझने के बाद दूसरे को समझने के लिए मैंने आपको कहा। तो अब यहाँ पर वो जो विशेष अवस्था होती है, अगर यहाँ पर डियर आने का मतलब है कि वृद्ध जो महिला है उस महिला ने इनको संबोधन दिया है। अगर सिर्फ माई डियर माई डॉटर होता तो वहां पर हम इसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते थे, जैसे कि इसके पहले पहला वाक्य मैंने आपको बताया, आज का पहला वाक्य जहां पर मैंने बताया कि माई मदर सेड रिंकू यू हैव डन सच काइंड्स ऑफ व्हाटएवर आई हैव गिवन देयर यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट देम। तो यहाँ पर माई डियर डॉटर आने का मतलब है कि यह एक संबोधन का शब्द है। अगर डियर को हटा देते हैं तो आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा आने का मतलब है कि यह रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जबकि डबल इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला भाग होता है हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो यह डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला यह भाग है, तो जाहिर सी बात है कि यह रिपोर्टेड स्पीच है। अगर हम इसे हम ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, अगर हम उस दृष्टि से उसको देखते हैं, हम इसे संबोधन शब्द के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर इसे संबोधन के रूप में मानना ज्यादा बेहतर होगा और किसी प्रकार की और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जब हम करेंगे एड्रेसिंग, अब माय डियर डॉटर होने का मतलब है कि यह एक महिला की बात हो रही है, मतलब एक फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है। तो फेमिनाइन जेंडर का बात होने का मतलब है कि उसका ऑब्जेक्ट हर होगा। जो वोमेन है वह वहां पर उसे अगर कहेगी तो वह एक महिला होगी, तो इसलिए हम मतलब कि मेरी माँ द ओल्ड वोमेन जो वृद्ध महिला है वह अगर किसी कहेगी कि माय डियर डॉटर, तो किसी पुरुष को तो कहेगी नहीं, ये जाहिर सी बात है किसी स्त्री को ही कहेगी। तो उसका जो श्रोता और जब जिसे कह रही है माय डियर डॉटर तो सुन तो वही रहा है, और अगर सुन वही रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट भी वही है, और जब ऑब्जेक्ट वही है मतलब श्रोता वही है, तो उस श्रोता को मानने का मतलब है कि वही ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट हम उसके स्थान पर अगर हर रखते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम इसे आसानी से बिना किसी समस्या के हम उसको हर मान सकते हैं। तो यहां पर आया एड्रेसिंग हर आएज। अब देखिए माई डबल इन्वर्टेड कामा में है, डबल इन्वर्टेड कामा का पर्सन हमेशा चेंज होता है, मैंने आपको वहां भी बताया, वो चाहे जिस अवस्था में हो। तो एड्रेसिंग हर आएज हर डियर डॉटर, आएज हर डियर डॉटर, द ओल्ड वोमेन सेड दैट, द ओल्ड वोमेन सेड दैट यू डिड नॉट अटेंड द क्लास। यहां पर यस्टरडे मैंने लिखा था, जो जगह की समस्या की वजह से मैंने मिटाया, फिर लिखा दैट यू सेकेंड पर्सन मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट आप हर मान चुके हैं, तो यू का मतलब सब्जेक्टिव केस में है, तो हर का सब्जेक्टिव सी, डिड का मतलब कि ये हो जाएगा हाइड, सी हाइड।